अभी तक आपने सुना। ठीक है सर, मैं अभी चाबी देता हूँ, मैनेजर ने कहा और रूम नंबर 102 की चाबी निकालकर वीर को दे दिया। उसके बाद वीर फिर से उस रूम के पास जाता है। आर्या फिर से उसके पीछे जाती है और वीर चाबी से रूम का दरवाज़ा खोलता है तो रूम के अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। अब आगे अंदर आकर वीर जो देखता है वो देखकर बहुत ही हैरान और दंग रह जाता है। और हो भी क्यों ना, अंदर शिवम बिना टी शर्ट के बेड पर लेटा हुआ था और पंक्ति उसके सीने पर सर रखकर सोई हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे पति पत्नी ही हो। ये देखकर वीर को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और आर्या भी रोने का नाटक करने लगती है। अब आ गया तुम्हें यकीन वीर? बहुत भरोसा था ना तुम्हें पंक्ति पर? अरे नहीं, हल्का रोते हुए वो कहा तो फिर कमरे में थोड़ा अंदर आया। पंक्ति, वीर गुस्से में चिल्लाता है तो पंक्ति की नींद हल्की से खुलती है और वो वीर को अपने सामने देखती है और फिर जब खुद को शिवम की गोद में देखती है तो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। शिवम की भी नींद खुलती है और वो अपने आप को बिना टी शर्ट के पंक्ति के साथ एक ही बेड पर बैठा हुआ देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो जल्दी से उठकर सोफे पर से अपनी टी शर्ट पहनता है। पंक्ति बेड पर से उठती है और वीर के पास आती है। वीर, तुम यहाँ? मैं तुमसे ही, पंक्ति ने कहा। चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, कोई कहानी मत सुनाना, क्योंकि तुम्हारी सारी कहानियों का ना पर्दाफाश मेरे सामने हो चुका है, वीर ने चिल्लाकर कहा। क्या बोल रहे हो तुम वीर? पंक्ति ने पूछा। कब से चल रहा है ये सब? वीर ने पूछा। क्या? पंक्ति ने कहा। शिवम के साथ तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वीर ने गुस्से में कहा। क्या बोला तुमने अभी? पंक्ति ने कहा। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम लोगों की असलियत सबके सामने आ गई है, वीर ने कहा। क्या बोले जा रहा है वीर? तेरी बीवी तेरे सामने खड़ी है, थोड़ी शर्म तो कर, शिवम ने कहा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? किसने भरा है तुम्हारे दिमाग में ये सब? पंक्ति ने कहा। बस भी करो पंक्ति, पूरी दुनिया में तुम्हें मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए, मेरा ही प्यार मिला था, आर्या ने कहा। आर्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, शिवम ने कहा। एक बात बताओ पंक्ति, तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि शिवम मेरा बॉयफ्रेंड है? आर्या ने कहा। अरे इसको अपने पति का ख्याल नहीं आया तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ख्याल कहाँ से आएगा? वीर ने कहा। वीर भाई, तू कुछ भी कहे जा रहा है, तेरे कान भर दिए किसी ने। मैं और पंक्ति तो यहाँ पर शिवम ने इतना ही कहा था, मज़े करने आए थे, वीर ने चिल्ला कर कहा। वीर, कुछ भी बोले जा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? पंक्ति ने चिल्ला कर कहा तो वीर ने पंक्ति के दोनों बाहों को पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। तुम्हें शर्म आई? तुम्हें ये सब करने से पहले शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने से पहले क्यों शर्म आनी चाहिए? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? अगर तुम्हें यही सब करना था ना पंक्ति, तो तुम मुझे जान से मार देती, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारा ये रूप देखने के बाद मैं जीते जी मर जाऊँगा, वीर ने गुस्से में हल्का रोते हुए कहा। और पंक्ति तो बस उसे सुनती ही रह गई, पर फिर भी पंक्ति ने दोनों बाहों को छोड़ दिया। नहीं वीर, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पंक्ति ने रोते हुए कहा। तुमने अपना कैरेक्टर ही बदल दिया यार पंक्ति, तुमने मुझे धोखा दिया। कितना पागल हूँ यार, कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम मेरी कभी थी ही नहीं, वीर ने गुस्से में रोते हुए कहा। प्यार करते थे ना मुझसे, तो मेरा भरोसा तो करो। वीर, मेरी बात सुनो, पंक्ति ने कहा और वीर के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन वीर ने उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। खबरदार, जो मुझे छुआ भी, कोशिश मत करना मुझे छूने की, इन्हीं हाथों से ना तुमने इस शिवम को छुआ है, अब अपने इन गंदे और घटिया हाथों से मुझे मत छूना, वीर ने पंक्ति के हाथ को पकड़कर दबाते हुए कहा। इसलिए आपने ये गंदे हाथ अपने पास रखो और मुझसे दूर रहो। तुमने मेरे प्यार की बेइज्जती की है, तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं है पंक्ति, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था ना। मैंने कितना प्यार किया तुम्हें, और तुम मेरा ये जो प्यार है वो किसी और पर लुटाती चली गई। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे को टिश्यू पेपर समझकर जब मन चाहा जहाँ मन चाहा यूज़ करके फेंक दिया। जब तुम्हें किसी और के साथ ही सब कुछ करना था, तुम मुझसे शादी क्यों की? मुझे लगता है कि तुमने मुझसे शादी की और उसके बाद तुम्हारा मेरे से मन भर गया और तुम्हें लगा कि तुम किसी दूसरे मर्द के साथ रिश्ता बनाओ, और तुम्हें तो तुम्हारा बचपन का प्यार मिल गया। मुझे लगता था कि मेरी और तुम्हारी शादी इस दुनिया की सबसे अच्छी शादी है। हमारे साथ
हमारा प्यार दुनिया का सबसे अच्छा प्यार है। कितना पागल था मैं। मेरे सामने सब कुछ होता रहा, लेकिन मैंने सोचा कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा। प्यार करता था ना तुमसे, शायद इसलिए। मैं इस दुनिया का नंबर 1 पति बनना चाहता था, लेकिन तुमने तो मुझे इस दुनिया का नंबर 1 बेवकूफ़ बना दिया, वीर ने चिल्लाकर रोते हुए कहा। वीर, क्या बोले जा रहे हो तुम? पंक्ति ने रोते हुए कहा। मेरी आंखों के सामने सब होता रहा, लेकिन मेरा प्यार और भरोसा इतना था ना तुम पर कि मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया। मैं सब कुछ इग्नोर करता चला गया। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया किसी भी बात पर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों हमेशा तुम शिवम की बाहों में गिरती थी, तोड़ा लगाते समय जानबूझकर शिवम की गोद में गिरी थी। क्यों तुम दोनों को एक दूसरे की हर एक पसंद और नापसंद पता है? क्यों रात के 2 बजे तक तुम इससे उठकर बात करती थी? मुझे लगता था कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, शायद बात करते होगे, लेकिन आज समझ में आया कि तुम लोग सिर्फ बातें नहीं करते थे और भी बहुत कुछ करते हो। वीर ने गुस्से में कहा। वीर, तू अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। शिवम ने कहा। तुम दोनों ने अपनी लिमिट क्रॉस करने से पहले कभी सोचा था? तो मैं क्यों सोचूं? भरोसा करता था मैं तुझ पर, भाई मानने लगा था तुझे मैं अपना, और तूने ही मेरी नाक के नीचे आकर ये सब कर दिया। तू तो साधु के भेष में रावण निकला। तेरी नज़र हमेशा मेरी सीता पर थी, वीर ने रोते हुए कहा। वीर प्लीज़ ऐसे मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, पंक्ति ने रोते हुए कहा। तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? आंसू आ रहे हैं? मत बहाओ आंसू, क्योंकि ये आंसू भी नकली है। और कैसे नहीं होगी, जब कुआं ही गंदा है तो पानी साफ कैसे रह सकता है? और शर्म के आंसू ना शर्मिंदगी से सूख जाते हैं, ऐसे बाहर नहीं आते हैं। आर्या ने मुझे कहा था तुम दोनों के इस घटिया रिश्ते के बारे में, लेकिन मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। तुम दोनों की तारीफ करता रहा, लेकिन पीठ पीछे तुम लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा होगा। देखो ना वीर, कितना बेवकूफ़ है, इतनी सारी हरकतों के बाद भी नहीं समझता है। कितनी आसानी से तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया ना पंक्ति। लेकिन जिसे तुम मेरी बेवकूफ़ी समझती थी ना, वो मेरा प्यार था, मेरा भरोसा था तुम पर। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया और फिर मेरा दिल तोड़ दिया यार, पंक्ति, वीर ने रोते हुए कहा। नहीं वीर, पंक्ति ने रोते हुए कहा। हाँ पंक्ति, आज मुझे समझ में आया कि तुम मेरी कभी थी ही नहीं। तुम तो शिवम की उतरन हो, उसने तुम्हें उतार कर मुझे पहना दिया, वीर ने कहा। बस वीर, तुम्हें और बेइज्जती नहीं करने दूंगी मैं अपनी। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैंने तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाया? पर सच तो यह है कि मजाक तुम उड़ा रहे हो मेरे प्यार का, अपनी शादी का, अपने रिश्ते का। भूल गए तुम मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर है, पंक्ति ने हल्के गुस्से में कहा। क्या पता तुम अपनी मांग में ये सिंदूर जो डालती हो वो मेरे नाम का नहीं, शिवम के नाम का डालती हो, वीर ने गुस्से में कहा। बस, अपनी सारी मान मर्यादा को पार कर चुके हो तुम। इसके बाद तुमने एक और शब्द कहा ना तो, पंक्ति ने गुस्से में चिल्लाई। तो क्या करोगी? मुझे मार डालोगी? मुझसे दूर चली जाओगी? तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रहने दूंगा? कभी नहीं पंक्ति। मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखकर गुस्सा आ रहा है, नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, वीर ने रोते हुए कहा। मैं जानती हूँ वीर कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सच में सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बस तुम बसे हो, मेरी जान बसती है तुम में। तुमसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है और मेरा दिन भी ख़त्म होता है। तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ वीर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, और फिर इस जन्म में नहीं, अगले हर जन्म में मुझे तुम चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ वीर, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पंक्ति ने रोते हुए कहा। तो वीर ने अपने दोनों हाथों से पंक्ति का चेहरा पकड़ा। मैं तुमसे हमेशा पूछता था ना कि तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो। आज पता चला मुझे, तुम इतनी खूबसूरत इसलिए हो क्योंकि धोखा हमेशा खूबसूरत ही होता है, वीर ने पंक्ति की आंखों में देखकर कहा, और फिर उसके चेहरे को छोड़ दिया। वीर प्लीज़ ऐसा मत कहो, पंक्ति ने कहा। तुमने मेरी आंखों में देखकर झूठ कहा है। ये सब करने से पहले ना तुम मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तुम्हारी हार चढ़ी हुई फ़ोटो को देखकर अपने सीने से लगाकर ज़िंदगी भर रो लेता, लेकिन ये तुम्हारा रूप, तुम्हारी ये हरकत मुझसे नहीं देखी जा रही है, और आइंदा से मेरे पास मत आना।
और अगर तुमने मुझसे बात करने की, मेरे पास आने की या मुझे छूने की भी कोशिश की ना, तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा ना पंक्ति, जो मैं खुद नहीं जानता हूँ, वीर ने बहती हुई आंखों के साथ कहा। उसके बाद पंक्ति ने अपनी दोनों आंखों से आंसू पोंछे और फिर गुस्से से उस रूम से बाहर चली गई। पंक्ति रूम से निकलकर बाहर कॉरिडोर में आती है तो फिर भी उसके पीछे पीछे वो आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। तुझे शर्म नहीं आती? तुम मेरी आंखों के सामने अपने आशिक के साथ रंग रलियां मना रही थी। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो? वीर ने चिल्लाकर कहा। हाँ, क्योंकि मेरी नज़र में इस रिश्ते की इज्जत है जिसे बदनाम करने की तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पंक्ति ने गुस्से में कहा। तो तुम क्या चाहती हो कि ये सब तो तुम कर रही हो, ये सब मैं इग्नोर कर दूं? वीर ने गुस्से में कहा। इग्नोर करने के लिए कहा ही नहीं, भरोसा करने के लिए कहा था, सच सुनने को कहा था। क्या किया तुमने? इतना कुछ सुनाया मुझे। मेरा छूना भी तो मैं बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों वीर, प्यार करते थे ना मुझसे? जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ बहुत भरोसा होता है। पंक्ति ने रोते हुए कहा। हाँ, सही कहा तुमने, जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा होता है। तो तुम्हारे और शिवम के बीच बहुत भरोसा होगा, कोई शक नहीं होगा। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवम से भी प्यार नहीं हुआ है तुम्हें? ऐसा तो नहीं कि उसका भी सिर्फ इस्तेमाल कर रही हो जैसा मेरा करती थी? वीर ने कहा। वीर, पंक्ति गुस्से में चिल्लाई। चिल्लाओ मत, तुम्हारी शराफत का जो पर्दा है ना, वो मैं हटा चुका हूँ। मेरे सामने शरीफ बनने की एक्टिंग तो तुम करो ही मत। और इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि मेरी आंखों के सामने तुम पकड़ी गई। वीर ने गुस्से में कहा। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रहे हो? अंधे हो चुके हो तुम। तुम्हारे आंखों पर ना ये शक की पट्टी बंधी हुई है। मैं कुछ भी बोलूँगी तो तुम्हें अभी झूठ ही लगेगा और नहीं दूंगी कोई सफाई। ये जो मुझे ऐसे घूर कर देख रहे हो ना, जैसे बात कर रहे हो मुझसे, ये सही नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ और ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब गुस्सा शांत हो जाए, दिमाग से सारी गंदगी बाहर हो जाए ना, तब बात करेंगे। पंक्ति ने रोते हुए कहा। जब रिश्ता बचेगा ही नहीं तो बात क्या करेंगे? क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा उसके साथ ये नाजायज़ रिश्ता देखकर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? लोग कहते हैं कि जब प्यार होता है ना तो सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन असल बात यह है ना कि जब धोखा मिलता है तब सब कुछ समझ में आता है। और इस धोखे से मुझे एक बात समझ में आ गई है कि शादी करने के लिए ना प्यार ज़रूरी नहीं है, शादी करने के लिए ज़रूरी है कैरेक्टर। वीर ने बहती हुई आंखों के साथ चिल्लाकर कहा। जब एक औरत पत्नी बनती है ना, उसके लिए उसकी शादी और उसके पति के साथ उसका रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा हो जाता है। लेकिन जब उसका खुद का पति उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाए ना, उसी रिश्ते पर उंगली उठाए ना, तो फिर उस रिश्ते का कोई मतलब, कोई वजूद नहीं होता है। पंक्ति ने कहा। अगर तुम्हें तुम्हारी शादी की, तुम्हारी सिंदूर की इतनी इज्जत होती ना, तो तुम आज शिवम के साथ अफेयर नहीं कर रही होती। वीर ने कहा। मुझसे बिना बात किए, बिना सच जाने तुम एक तरफा फैसला नहीं सुना सकते हो, नहीं कह सकते हो कि मेरा और शिवम का अफेयर चल रहा है। पंक्ति ने कहा। क्यों नहीं कह सकता हूँ मैं? मेरी आंखें नहीं हैं, मुझे दिखाई नहीं देता है। वीर ने चिल्लाकर कहा। आंखें तो धोखा भी खा सकती हैं वीर। पंक्ति ने भी चिल्लाकर कहा। मेरी आंखें धोखा खा रही थी, पता नहीं कितने महीनों से धोखा खा रही थी, क्योंकि तुम्हारा और शिवम का रिश्ता मेरी आंखों के सामने आता रहा और मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। वीर ने रोते हुए कहा। बहुत गलत कर रहे हो तुम वीर। जब सच सामने आएगा ना, तो तुम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। पंक्ति ने रोते हुए कहा। सच तो सामने आ चुका है ना पंक्ति, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। पंक्ति, तुम इतना नीचे गिर चुकी हो ना, इतना नीचे गिर चुकी हो कि अगर मैं तुम्हें उठाने की भी कोशिश करूँ ना, तो अपने बराबर नहीं ला सकता हूँ। और तुम्हारी ये तो आंसू है ना, आज इन पर भी भरोसा नहीं है मुझे। वीर ने कहा। ये आंसू किसी सच की गवाही नहीं दे रहे, ये मेरे लिए आए हैं। अगर ये नहीं आते ना, तो मेरा कलेजा फट जाता। जिस पर मैंने इतना ज़्यादा भरोसा किया था, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसी ने मुझे, पंक्ति ने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मान लो अपनी गलती, मान लो कि तुमने गलत किया है, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अगर तुम मान लोगी ना, तो तुम शायद तुम्हें माफ़ नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। ऐसा सोच भी कैसे लिया मैंने कि मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगा? वीर ने हल्का रोते हुए कहा। क्योंकि प्यार करते हो मुझसे। पंक्ति ने कहा। हाँ, प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भरोसा नहीं करता हूँ तुम पर। इसलिए तुम अब मुझसे मनाने की और मुझे समझाने की कोशिश मत करना।
वीर ने कहा, समझाऊंगी भी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें कुछ भी समझाना इस रिश्ते के लिए भीख मांगने जैसा होगा। तुमसे माफ़ी मांगना तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम को स्वीकार करने जैसा होगा। जो मेरा हक है उसके लिए भीख मांगकर, जो मैंने नहीं किया उसके लिए माफ़ी मांगकर ये रिश्ता मिल भी गया ना तो उसे निभा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा भरोसा टूटा है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान उसे मैं नहीं टूटने दूंगी। नहीं करना है ना भरोसा तुम्हें मुझ पर, तो मत करो। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, बस एक बहाना ढूंढ रहे थे मुझे अलग होने का। बहाना नहीं मिला तो बदनाम कर दिया। तुमने आज एक बहुत बड़ा सच देख लिया है ना, तो आज एक बहुत बड़ा सच सुन भी लो। नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार, और तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, पंक्ति ने गुस्से में कहा। पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे ये सब? मौका ढूंढ रही थी, इतना घुमा फिरा कर मुझसे दूर होने का मौका ढूंढ रही थी तुम, वीर ने कहा। जब मैंने कहा कि मेरे और शिवम के बीच कुछ भी नहीं है तो नहीं माना तुमने, और जब अब कह रही हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो झट से मान लिया तुमने। पंक्ति ने कहा, हाँ मान लिया मैंने कि मुझे तुम जैसी बेवफा लड़की के साथ नहीं रहना। तुम बेवफा हो, तुम झूठी हो, तुम जैसी लड़की से मैं नफरत करता हूँ। आई हेट यू पंक्ति, वीर ने रोते हुए कहा। काश मैं तुमसे मिली ना होती, काश मुझे तुमसे प्यार ही ना हुआ होता, काश हमने शादी ही ना की होती, पंक्ति ने कहा तो फिर उसे हैरानी से रोते हुए देख रहा था। तभी शिवम और आर्या भी नीचे आते। आर्या रोते रोते घर की तरफ चल देती है। वीर मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पंक्ति को कुछ भी मत कहो प्लीज़। मैं और पंक्ति तो बस, शिवम ने कहा। क्या? एक बंद कमरे में तुम दोनों क्या करने आए थे? मीटिंग करने आए थे? वीर ने चिल्लाकर कहा। नहीं वीर, हम दोनों उस कमरे में, शिवम ने इतना ही कहा था कि वीर ने बीच में ही कह दिया। सोने आए थे तुम लोग यहाँ, मज़े करने आए थे, ऐश करने आए थे, वीर ने चिल्लाकर कहा। वीर बस करो, तुम ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते हो हमें, पंक्ति ने चिल्लाकर कहा। क्यों ना कहूँ मैं? तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ तो इसे बुरा लग रहा है, और इसे कुछ कह रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है। ये बात भी ना एक सबूत है कि कितना प्यार करते हो तुम लोग एक दूसरे से। तुम एक काम करो, एक जगह जाकर अपना घर बसा लो, ताकि तुम्हें ऐसे होटल में छुप छुप कर ना मिलना पड़े। इसे अपना पति बना लो, अपना मंगलसूत्र और सिंदूर निकाल कर फेंक दो और इसके नाम का पहन लो, और उसके बाद जो मन में आए इसके साथ करो पंक्ति, वीर ने चिल्लाकर कहा। वीर, पंक्ति चिल्लाई और वीर को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तुम्हारा ये धोखा, तुम्हारा ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा पंक्ति। आइंदा से मुझे छूने की गलती मत करना, क्योंकि हमारे बीच में ना कुछ भी नहीं है, वीर ने कहा। अच्छा हुआ तुमने बोल दिया, वरना मैं बोल देती। तुमसे प्यार करके, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की वीर, और उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। नहीं नहीं, गलती ये नहीं है कि मैंने प्यार किया, हाँ ये ज़रूर है कि तुमसे किया, पंक्ति ने बड़े गुस्से में वीर को देख कर कहा, और फिर वहाँ से चली गई। वीर भी वहाँ से निकलता है और अपनी गाड़ी में घर के लिए निकल जाता है। पंक्ति आकर सड़क पर एक बेंच पर बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। वीर की हर एक बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस वीर से उसने इतना प्यार किया था वही आज उस पर भरोसा तक नहीं करेगा। इधर आर्या घर पहुंचती है और रोते रोते रूपा जी के पास जाती है। रूपा जी और शांति जी हॉल में ही बैठी बातें कर रही होती हैं। जब वो आर्या को रोते हुए आता देखती हैं, आर्या क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो, रूपा जी ने पूछा। तो आर्या उनके गले लगी और रोने का नाटक करने लगी। आर्या बताओ तो क्या हुआ है बेटा, रूपा जी ने पूछा। शिवम ने मुझे धोखा दिया है रूपा मम्मी, शिवम का पंक्ति के साथ अफेयर चल रहा है। शिवम और पंक्ति होटल में एक रूम में एक बेड पर। आर्या इतना कहते कहते ही रोने लगी। रूपा जी बेहद हैरान थी और साथ ही शांति जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या, रूपा जी ने हैरानी से कहा। हाँ रूपा मम्मी, मैंने और वीर ने उन दोनों को आज रंगे हाथों पकड़ा है। जब हम उस रूम में गए तो पंक्ति शिवम के साथ बेड पर थी और शिवम ने कपड़े नहीं पहने थे, आर्या ने कहा और अपना मुंह दबाकर जोर से रोने लगी। क्या, रूपा जी ने हैरानी से कहा। मुझे पहले से ही शक था, मैंने पहले ही वीर को ये बात कही थी, लेकिन उसे तो पंक्ति पर अंधा विश्वास था। लेकिन आज वीर को पंक्ति की असलियत पता चल गई है। उसने पंक्ति के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और मैंने शिवम के साथ, आर्या ने कहा। और तभी वीर आता है। वीर, मुझे आर्या ने, रूपा जी ने कहा तो वीर ने उन्हें गले लगा लिया। तभी पंक्ति भी आई और उसे देखकर रूपा जी तो आग बबूला हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की, निकल जा मेरे घर के अभी, रूपा जी ने कहा।
रुको रूपा, मुझे पंक्ति पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, शांति जी ने कहा। आपको क्या लगता है दादी, मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगा? वीर ने कहा। पंक्ति, तुम्हें ना अपने पेरेंट्स की कसम है, तुमसे जो पूछूंगी ना सच सच कहना। क्या तुम और शिवम उस होटल के रूम में थे? आर्या ने पूछा। हाँ, पंक्ति ने जवाब दिया। जब हम पहुँचे थे तब क्या तुम दोनों एक ही बेड पर थे? आर्या ने पूछा। हाँ, पंक्ति ने जवाब दिया। क्या जब मैंने और वीर ने तुम दोनों को देखा था तुम शिवम की बाहों में लेटी थी? और क्या उस वक्त शिवम बिना टी शर्ट के था? आर्या ने पूछा। हाँ, लेकिन पंक्ति ने इतना ही कहा था कि तभी रूपा जी ने उसे बीच में रोक दिया। बस, अब तुम्हारा इस घर के किसी भी इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस घर से, रूपा जी ने कहा तो पंक्ति ने पहले वीर की तरफ देखा जिसने उससे मुंह फेर लिया था, और फिर रोते हुए वो अपने कमरे में गई, अपने सारे कपड़े लेकर नीचे आ गई और घर छोड़कर चली गई। वीर अपने कमरे में जाता है और रोने लगता है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा पंक्ति? अब क्या करूँगा मैं? कैसे जीऊँगा मैं तुम्हारे बिना? क्यों मुझे जीते जी मार कर चली गई पंक्ति, क्यों? वीर ने खुद से कहा और फूट फूट कर रोने लगा। इधर पंक्ति भी घर से बाहर निकलती है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है उसके रिश्ते को जो आज वो वीर के साथ नहीं है। क्या करूँगी मैं? कहाँ जाऊँगी? मेरा वीर ही मेरी दुनिया थी, मेरा सब कुछ था। उसके बिना मैं कैसे जीऊँगी? कहाँ जाऊँगी मैं? पापा मम्मी के पास भी नहीं जा सकती हूँ। जो दर्द मैंने सहा है वो दर्द और किसी को नहीं देना चाहती हूँ, पंक्ति ने कहा और रोते रोते चलने लगी। रात के 8 बज रहे थे। पंक्ति सड़क पर चलती ही जा रही थी कि तभी अचानक उसे एक बच्ची सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दी, जिसकी माँ सड़क के दूसरी तरफ थी और कुछ सामान खरीद रही थी। वो बच्ची सड़क पर दौड़ते दौड़ते एक गाड़ी के सामने आने ही वाली थी कि पंक्ति भागकर उसे बचाती है, जिससे पंक्ति को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। पंक्ति इस बच्ची को सड़क के दूसरी तरफ उसकी माँ के पास लेकर आती है। आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली, उस औरत ने पंक्ति के गाल पर हाथ रखकर कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्ची का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पंक्ति ने कहा। मैं उसका ख्याल रखती हूँ, लेकिन उसने अभी मुझसे आइसक्रीम खाने की जिद की और जब तक मैं आइसक्रीम खरीदने लगी तब तक पता नहीं कैसे रोड पर भागने लगी। अगर आज तू ना होती तो मेरी बच्ची मुझसे दूर हो जाती, उस औरत ने कहा। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, पंक्ति ने कहा और फिर अपना बैग उठाने लगी। 1 मिनट रुको, तुम्हारे सर से और हाथ से तो खून बह रहा है, उस औरत ने कहा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं चलती हूँ, पंक्ति ने कहा और फिर से अपना बैग लेकर जाने लगी। लेकिन उस औरत ने पंक्ति को फिर से रोक लिया। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो रात को ये बैग लेकर? उस औरत ने पूछा। पता नहीं, जहाँ मंजिल ले जाएगी वहीं चली जाऊँगी, पंक्ति ने कहा, लेकिन फिर वहीं बेहोश हो गई। जब पंक्ति की नींद खुली तब उसने अपने आप को एक आलीशान रूम में लेटा हुआ पाया और उसके बगल में वही औरत बैठी हुई थी। पंक्ति के सर और हाथ से जहाँ खून निकल रहा था उस पर पट्टी बंधी हुई थी। पंक्ति उठकर बैठती है। ये मैं कहाँ हूँ? पंक्ति ने पूछा। तुम मेरे घर पर हो, तुम बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई, उस औरत ने कहा। आपका शुक्रिया, पंक्ति ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? उस औरत ने पूछा। मेरा नाम पंक्ति सिंह राठौर है। और आप? पंक्ति ने कहा। मेरा नाम फातिमा कादरी, और जिसे तुमने बचाया है वो मेरी 8 साल की बेटी है जोया। मैं तुमसे एक बात कहूँ पंक्ति? फातिमा ने कहा। जी कहिए ना, पंक्ति ने कहा। उस वक्त तो मैं कह नहीं पाई क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए टेंशन में थी, लेकिन अब ज़रूर कहूँगी कि माशा अल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो तुम। हीरे की चमक भी तुम्हारे नूर के आगे फीकी पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे इस नूर पर एक दर्द बैठा है और इस दर्द की वजह मैं जानती हूँ। कल रात बेहोशी में तुमने सब कुछ कह दिया था। तुम्हारी शौहर ने इल्ज़ाम लगाया था तुम पर, और ये भी कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें निकाल दिया है, फातिमा जी ने कहा। अपनों का साथ छूटना ना इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है फातिमा जी, पंक्ति ने रोते हुए कहा। या अल्लाह, ये सारे शौहर ऐसे क्यों होते हैं? आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है 3 साल पहले हमारे साथ भी हो चुका है। मेरे शौहर ने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसकी वजह शक नहीं था, वो हमसे नहीं किसी और से मोहब्बत करते थे। जिस दिन से आज तुम गुजर रही हो उस दिन से एक साथ मैं भी गुजर चुकी हूँ, फातिमा ने कहा। लेकिन फातिमा जी, मेरा वीर मुझसे बहुत प्यार करता है और इसलिए उसे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। वीर बहुत तकलीफ़ में है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो वो खुद मुझे लेने आएगा, आप देख लीजिएगा, पंक्ति ने कहा। खुदा करे ऐसा ही हो, फातिमा ने कहा। मुझे चलना चाहिए, पंक्ति ने कहा।
कहाँ जाओगी तुम लेकिन? फातिमा ने पूछा। नहीं जानती हूँ, क्योंकि अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, पंक्ति ने कहा। हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे, फातिमा ने कहा। जी कहिए ना, पंक्ति ने कहा। आप हमारे साथ इसी घर में रह जाइए। देखिए ना, इतने बड़े घर में हम सिर्फ माँ बेटी ही तो रहते हैं, और अभी आपको किसी की ज़रूरत भी है जो आपका सहारा बने, और हम वादा करते हैं कि हम आपका सहारा ज़रूर बनेंगे, फातिमा ने कहा। नहीं फातिमा जी, मैं ऐसे कैसे आपके घर पर रह सकती हूँ, पंक्ति ने कहा। इस मुश्किल वक्त में शायद खुदा ने आपका सहारा बनने के लिए हमें ही चुना है, तभी तो शायद आप अभी यहाँ हैं, और आपकी हर दुख दर्द के बारे में हम जानते हैं। कम से कम आपने हमारी बच्ची की जान बचाकर जो हम पर एहसान किया है उसे चुकाने का मौका तो दीजिए, फातिमा ने कहा। नहीं फातिमा जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सच में नहीं रह सकती हूँ, पंक्ति ने कहा। आपको खुदा का वास्ता प्लीज़ रुक जाइए, वरना हमें लगेगा कि शायद हम आपका दर्द बांटने के लायक नहीं हैं। जिस बच्चे की आपने जान बचाई है उसके लिए ही रुक जाइए, फातिमा ने कहा। उसके बाद भी पंक्ति ने ना किया, लेकिन फातिमा जी ने बहुत ज़्यादा गुजारिश की। ठीक है, अगर आप इतना गुजारिश कर रही हैं तो मैं यहीं रुक जाती हूँ, पंक्ति ने कहा। हमारी बात मानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुनिया में आपका इस्तकबाल है, फातिमा ने कहा। शुक्रिया तो मैं आपका कहना चाहूँगी, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मैं सड़क पर कहाँ कहाँ भटक रही होती, पता नहीं मैं कहाँ रहती, पंक्ति ने कहा। तो फातिमा मुस्कुराई। अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं, मैंने पहले ही तुम्हारा सारा सामान कबर्ड में रखवा दिया, और ये कमरा तुम्हारा ही है। तुम नहा कर नीचे आ जाना, हम साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे, ठीक है? और हाँ, ज़्यादा सोचना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज से ये घर तुम्हारा है, ये कमरा तुम्हारा है, और हम भी तुम्हारे परिवार हैं, ठीक है? फातिमा ने कहा, और पंक्ति के सर पर हाथ रखकर कहा। तो पंक्ति मुस्कुराई, और फिर फातिमा वहाँ से चली गई। पंक्ति नहा कर नीचे आती है तो देखती है कि फातिमा किचन में कुछ काम कर रही थी, तो वो भी वहाँ जाती है। और आ गई तुम? फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा। जी, मैं आपकी कोई मदद करूं? पंक्ति ने कहा। नहीं, सब कुछ हो गया है, मैं तो बस नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। आज जोया का स्कूल की छुट्टी है ना, इसलिए आज नाश्ता करने में 8 बज गया, वरना तो 7 बजे तक सब हो जाता है, फातिमा जी ने नाश्ता टेबल पर लगाते हुए कहा। और फिर वो जोया को उसके कमरे से लेकर आई। अम्मी, मुझे मैगी खाना है, जोया ने कहा। अच्छा, मैगी शाम को बना दूंगी, अभी पोहा बना है, वो खाओ, फातिमा जी ने कहा, और फिर जोया को डाइनिंग टेबल में बैठाया। जोया की नज़र पंक्ति पर गई तो उसे देखकर वो मुस्कुराती है। आंटी, आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका नाम क्या है? जोया ने प्यार से मुस्कुराकर पूछा। तो पंक्ति भी मुस्कुराई। मेरा नाम पंक्ति है, और आपका क्या नाम है? पंक्ति ने कहा। मेरा नाम जोया है, जोया ने मुस्कुराकर कहा। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है, और आप तो मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पंक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू आंटी, जोया ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, और फिर खाना खाने लगी। उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, और फिर पंक्ति अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद फातिमा वहाँ आई। पंक्ति, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? फातिमा ने पूछा। नहीं, बस बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे वीर के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ रहने की आदत है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, पंक्ति ने कहा। ये भी तो तुम्हारा परिवार ही है ना, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं नीचे ही हूँ। मैं कुछ देर तुम्हारे साथ बैठती, लेकिन मेरे पेशेंट्स के आने का टाइम हो गया है, इसलिए मुझे नीचे ही रहना पड़ेगा फ़िलहाल, फातिमा ने कहा। पेशेंट? पंक्ति ने कहा। अरे, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैं एक डॉक्टर हूँ, और वो गायनोलॉजिस्ट हूँ, और घर पर नीचे मेरा क्लिनिक है। बस मैं वहीं सुबह शाम 2-2 घंटे के लिए बैठती हूँ। तुम चाहो तो तब तक जोया के साथ टाइम स्पेंड करो या फिर आराम करो, फातिमा ने कहा। ठीक है, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा, और फिर फातिमा वहाँ से चली गई। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं। पंक्ति को फातिमा के घर आए हुए 1 महीने बीत जाते हैं, लेकिन आज तक उसे वीर का एक कॉल भी नहीं आता है। अब तो उसकी जोया से बहुत अच्छी तरह से दोस्ती हो गई थी, और फातिमा से भी वो बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी। घर के हर काम से वो एक परिवार के हिस्से की तरह ही अपना योगदान देती थी। लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब वो उसे वीर की याद ना आई हो। रोज़ वो अब जोया के साथ रहकर अपना सारा दुख भूल जाती थी। जोया भी अब पंक्ति से बहुत प्यार करती थी। दोपहर के 2 बज रहे थे जब पंक्ति फातिमा और जोया के साथ लंच कर रही थी। लंच करने के बाद पंक्ति जैसे ही डाइनिंग टेबल से खड़ी होती है, अचानक उसका सर घूमने लगता है और वो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाती है।
फातिमा जी भागकर पंक्ति को अपना सहारा देकर उठाती हैं और फिर जाकर बेड पर लेटाती हैं और उसकी जांच करती हैं। करीब आधे घंटे के बाद पंक्ति को होश आता है तो वो देखती हैं कि फातिमा उसके बगल में ही बैठी है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? फातिमा ने पूछा। अब मैं ठीक हूँ, पता नहीं कैसे अचानक चक्कर आ गया। 2-3 दिन से उल्टी भी हो रही थी, लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है, पंक्ति ने कहा। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है पंक्ति, फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन फिर ये चक्कर उल्टी? पंक्ति ने पूछा। पंक्ति मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो, फातिमा जी ने खुशी से कहा। क्या आप सच कह रही हैं? मैं माँ? पंक्ति ने खुशी से और भरी आंखों से कहा। हाँ पंक्ति, मैं सच कह रही हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारी प्रेगनेंसी को 1 महीने हो भी चुके हैं, फातिमा ने खुशी से चहकते हुए कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है फातिमा, आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अभी वीर को, पंक्ति ने चहकते हुए इतना ही कहा और फिर उसकी जुबान अपने आप ही रुक गई। पंक्ति, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, फातिमा ने पंक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली है, आज ये कुछ भी सबसे पहले वीर के साथ बांटना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे भी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से अनजान रख रही हूँ। मुझे वीर को बताना है, उसे कहना है कि वो पापा बनने वाला है, पंक्ति ने रोते हुए कहा और फिर फातिमा के गले लग गई। सब ठीक हो जाएगा पंक्ति, खुदा पर भरोसा रखो, फातिमा ने पंक्ति के पीठ को सहलाते हुए कहा। रात के 10 बज रहे थे जब वीर घर आता है तो उसे देखकर रूपा जी जल्दी से उसके पास आती हैं। वीर आ गया तू, चल खाना खा ले, मुझे आर्या ने बताया था कि तू आज लेट आएगा, लेकिन बहुत लेट हो गया बेटा। कोई बात नहीं, तू हाथ मुँह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। देख, तेरे इंतज़ार में ना मैं कुछ खा पाई हूँ और ना आर्या ने, रूपा जी ने कहा। सॉरी माँ, वो थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, वीर ने रूखे स्वर में कहा और फिर अपने कमरे में चला गया। तभी आर्या भी वहाँ आती है। वीर आ गई क्या रूपा मम्मी? आर्या ने पूछा। हाँ, लेकिन सिर्फ उसका शरीर यहाँ आया है, उसका मन, उसकी रूह आज भी वहीं बसी हुई है जहाँ 1 महीने पहले थी। ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा वीर है, मेरा हंसता खेलता वीर आज कैसा गुमसुम हो गया है। पिछले 1 महीने से मैंने एक बार भी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा, हर वक्त उसके चेहरे पर ही बेचैनी देखी है मैंने। लगता है जैसे एक बड़े से घर में कहीं खो गया मेरा बच्चा। ये सब कुछ उस धोखेबाज लड़की की वजह से, उसने मेरे बच्चे की खुशियाँ, हंसी सब छीन लिया है, उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, रूपा जी ने नम आंखों के साथ कहा। रूपा मम्मी, जिस दर्द से वीर गुजर रहा है ना, उस दर्द से मैं भी गुजर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वीर की दूसरी शादी करा देनी चाहिए, शायद वीर की दूसरी शादी हो जाएगी तो वो पंक्ति को भुला सके, आर्या ने कहा। हाँ, यही सही रहेगा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आर्या, मुझे वीर की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसके सामने, और अकेले एक धोखेबाज लड़की की याद में वो कब तक जीता रहेगा, कब तक खुद को सज़ा देता रहेगा, रूपा जी ने कहा। मुझे यकीन है कि आप भी इसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ लेंगे जो शायद पंक्ति जैसी ना हो, जो वीर को पंक्ति की यादों से निकाल सके और उसे समझ सके। आर्या ने इतना ही कहा था कि रूपा जी की नज़र आर्या पर गई तो वो उसे बड़े ही प्यार से निहारने लगी। ऐसी तो सिर्फ एक ही लड़की है आर्या, रूपा जी ने कहा। क्या, कौन है वो लड़की? आर्या ने पूछा। तुम आर्या, रूपा जी ने कहा तो आर्या तो मन ही मन खुशी से झूम उठी, लेकिन फिर भी उसने ऐसे बताया जैसे वो ये शादी नहीं करना चाहती है। क्या? लेकिन मैं फिर से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो वीर के बचपन की दोस्त हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी मुझे उस जगह से देखा होगा, आर्या ने कहा। नहीं आर्या, एक तू ही है जो मेरे वीर को सबसे अच्छे से जानती है, समझती है, तू उसके दर्द को भी जानती है। मैंने आज तक हमेशा बस यही सोचा था कि काश पंक्ति की जगह मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया होता, और आज वो मौका है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वीर से शादी कर लो। तुम्हें वो हर गुण है जो एक बहू में होनी चाहिए और एक पत्नी में होनी चाहिए, और मैंने तेरी आंखों में अपने वीर के लिए प्यार भी देखा है आर्या, रूपा जी ने कहा। मैं वीर से प्यार करती हूँ, लेकिन आर्या ने कहा, मैं जानती थी कि तुम मेरे वीर से प्यार करती हो, बस तू शादी के लिए हाँ कर दे, ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन में तेरी शादी करा देंगे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, आज तक तूने मुझे माँ कहा है ना, आज अपनी माँ की एक बात मान ले,
मैं ज़िंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। रूपा जी ने हाथ जोड़कर कहा। यह आप क्या कह रही हैं रूपा मम्मी? आप चिंता मत करिए, मैं भी शादी करूंगी और आपके पुराने वीर को वापस भी ले आऊंगी। रूपा जी का हाथ पकड़कर कहा तो उन्होंने आर्या को जोर से गले लगा लिया। अब मैं बस वीर से बात कर लूँगी, रूपा जी ने कहा। कुछ ही देर के बाद वीर खाना खाने नीचे आता है। वो तीनों लोग खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वीर अपने कमरे में जाता है तो उसे याद आता है कि उसे एक फ़ाइल कल ऑफिस लेकर जाना है और वहाँ से निकालने के लिए अपना ड्रायर खोलता है और उसे खोलते ही साथ ही उसे उसमें पंक्ति की एक फ़ोटो दिखाई देती है। वो फ़ोटो को उठाता है और पंक्ति के मासूम चेहरे को देखने लगता है। तुम क्यों आई मेरी ज़िंदगी में पंक्ति? मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी तुमने। मैं कभी तुम्हारा धोखा नहीं भूलूंगा। कितना प्यार किया मैंने तुमसे, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना प्यार करता था उससे ज़्यादा नफ़रत हो गई है तुमसे मुझे। बस दुआ करूँगा कि तुम कभी मेरे सामने मत आओ, वरना मैं तुम्हें दोबारा देखकर जब वो सब कुछ मेरे दिमाग में आएगा जब तुमने मेरे साथ किया है, तो शायद मैं मर जाऊँगा। तुम्हारी शक्ल देखने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में, वीर ने हल्का रोते हुए गुस्से में कहा और उसके बाद उस फोटो को फाड़कर फेंक दिया और फिर जाकर अपने बेड पर लेट कर रोने लगा। सुबह के 8 बज रहे थे जब वीर ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है। नाश्ता करने के लिए बैठने को ही जाता है कि तभी रूपा जी उसे पुकारती हैं। वीर, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रूपा जी ने कहा। जी माँ, कहिए, वीर ने कहा। ऐसे नहीं, पहले मुझसे वादा करो कि मैं तुझसे जो मांगूंगी तो वो मुझे देगा, रूपा जी ने कहा। मांगना क्या है ना, सब कुछ तो आपका ही है, वीर ने कहा। वीर, मुझे तुझसे कुछ चाहिए, तू बस मेरी कसम खा कि मैं तुझसे जो मांगूंगी तू मुझे देगा, रूपा जी ने कहा। ठीक है ना, आप मुझसे जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, मैं वादा करता हूँ, वीर ने कहा। तू दूसरी शादी कर ले, रूपा जी ने कहा तो वीर के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। शांति जी भी ये सुनकर हैरान हो गई थी। माँ, आखिर ये आप क्या कर रही हैं? आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वीर ने कहा। क्यों नहीं कर सकता है? जिसने तेरे साथ इतना बुरा किया वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और तू? उसने एक बार भी मुड़कर भी नहीं देखा कि तू जिंदा है या मर गया। पिछले 1 महीने में उसने कोशिश भी नहीं की जाने की तो तेरे क्या हाल है। नहीं वीर, अब मैं तुझे और उस लड़की के लिए तड़पता हुआ नहीं देखूंगी। तुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा और तुझे दूसरी शादी करनी होगी, रूपा जी ने कहा। रूपा, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है ना? बहुत हो गया ये सब। वीर कोई दूसरी शादी नहीं करेगा, पहले से शादीशुदा है और पंक्ति उसकी पत्नी है, शांति जी ने कहा। पत्नी? कलंक है वो मम्मी जी, कलंक। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया उस लड़की ने, और फिर भी आप कह रही हैं कि वो मेरे वीर की पत्नी है। पत्नी ऐसी नहीं होती है जो अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ ऐश करे, और मैं नहीं मानती हूँ कि वो मेरे वीर की पत्नी है। वीर भी उसे अपनी पत्नी नहीं मानता है, रूपा जी ने कहा। लेकिन पंक्ति तो वीर को अपना पति मानती है ना, शांति जी ने कहा। अगर पंक्ति वीर को अपना पति मानती ना तो कभी भी शिवम के साथ अफेयर नहीं चलाती। देख वीर, तू पहले एक बार अपनी मनमानी कर चुका है। जब तू पंक्ति से शादी करने वाला था मैंने तब भी तुझे मना किया था कि तू उस लड़की से शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और शादी कर लिया। और आज देख क्या दिन देखना पड़ रहा है तुझे। कम से कम अब तो मेरी बात मान लो, और अगर तू मेरी बात नहीं मानना चाहता है ना तो बता दे, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अपने बेटे को ऐसे देखने से अच्छा है कि मैं जिंदा ही ना रहूं, रूपा जी ने कहा। माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हैं? आप और दादी तो जिंदगी में बचे हैं, जो मेरे जीने का सहारा है, जो मेरे जीने की वजह है, वीर ने कहा। और मेरे जीने का सहारा तू है वीर। मैं चाहती हूँ कि तू आर्या से शादी कर ले। बड़ी मुश्किल से मैंने आर्या को इस शादी के लिए राजी किया है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ वीर, कहेगा तो मैं तेरे पैर भी पड़ने के लिए तैयार हूँ। पंक्ति अब तेरी ज़िंदगी से जा चुकी है। इतने दिनों में उसने एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा, एक बार भी तुझसे मिलने नहीं आई, तुझे एक मैसेज तक नहीं किया उसने। पंक्ति से ज़्यादा आज तक तेरे लिए आर्या ने किया है वीर। और अगर तू मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करता है ना वीर, तो मुझे मेरी कसम है तू आर्या से शादी कर ले, रूपा जी ने हल्का रोते हुए कहा। रूपा, तू ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। पंक्ति आज भी वीर की पत्नी है, शांति जी ने कहा। नहीं दादी, पंक्ति से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
माँ जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं आर्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग तैयारियाँ शुरू कीजिए माँ, वीर ने कहा। उसी रात पंक्ति सोफे पर जोया के साथ बैठी थी और फातिमा जी खाना लगा रही थी कि तभी कॉल बेल बजी। तो पंक्ति ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी बड़ा हड़बड़ाया हुआ खड़ा था। डॉक्टर फातिमा है क्या? उस आदमी ने जल्दबाजी में कहा। जी, पंक्ति ने कहा और फिर फातिमा को बुलाया। जी कहिए, क्या बात है? फातिमा ने पूछा। मैडम जी, मेरा नाम रमन है। बाहर गाड़ी में मेरे साहब हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया। आप प्लीज़ थोड़ी मदद करिए। उस आदमी रमन ने कहा। तो आप उन्हें मेरे पास क्यों लेकर आए हैं? आपको तो उन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। मैं एक गायनोलॉजिस्ट हूँ और एक्सीडेंट केसेस मैं हैंडल नहीं करती हूँ। उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। फातिमा ने कहा। मैडम, मैं उन्हें यहाँ नहीं लाया हूँ। उनका एक्सीडेंट ही यहीं पास में हुआ था। यहाँ से कोई भी हॉस्पिटल कम से कम आधे घंटे की दूरी पर है और उनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। आप कम से कम उनकी मरहम पट्टी करके उनका खून रोक दीजिए। हम उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मैडम। मुझे डर है कि कहीं यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाने में उन्हें कुछ हो ना जाए। बस आप कम से कम इतना कर दीजिए। आप जितने पैसे कहेंगे साहब, आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। रमन ने कहा। देखिए, पैसे की कोई बात नहीं है, उन्हें अंदर लेकर आइए, कहीं देर ना हो जाए, फातिमा ने कहा। और उसके बाद रमन गाड़ी के पास गया और अपने 60 बरस के साहब को फातिमा के क्लिनिक में लेकर आता है। करीब आधे घंटे में ही फातिमा उनकी मरहम पट्टी कर देती है और उनका खून रुक जाता है और उसके बाद वो अपने क्लिनिक से बाहर आती हैं। हमारे साहब ठीक तो है ना? रमन ने उदासी में पूछा। रमन जी, आपके साहब बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत है। इनफैक्ट कल सुबह तक उन्हें होश भी आ जाएगा, तो आप उन्हें यहीं रहने दीजिए। मैं उन्हें अपने किसी रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। 2 या 3 दिन लगेंगे उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में। तब तक यहाँ इनकी अच्छे से केयर हो जाएगी, फातिमा ने कहा। और फिर वो जल्दी से पंक्ति के पास गई जो कि जोया को खाना खिला रही थी। पंक्ति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलना? फातिमा ने कहा। मैं बस जोया को खाना खिला कर आती हूँ, पंक्ति ने कहा। जोया, बेटा पंक्ति, आंटी 2 मिनट में आ रही हैं, ठीक है? आप तब तक टीवी देखिए, फातिमा ने कहा। ओके मम्मा, जोया ने मुस्कुरा कर कहा। और फिर फातिमा ने पंक्ति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर गई। फातिमा जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? पंक्ति ने पूछा। चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, फातिमा ने कहा। और फिर पंक्ति को अपने क्लिनिक पर लेकर गई। यहाँ पर किससे मिलवाना है आपको मुझे? पंक्ति ने पूछा। क्या तुम उस आदमी को जानती हो? फातिमा ने उस 60 साल के बूढ़े व्यक्ति की तरफ उंगली दिखाकर पंक्ति से पूछा। नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन ये तो वही है ना जिसे थोड़ी देर पहले वो रमन लेकर आया था। अब कैसी है इनकी तबीयत? पंक्ति ने पूछा। हाँ, ये वही है और अभी ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इन्हें नहीं जानती हो? फातिमा ने कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं सच में उनको नहीं जानती हूँ, पंक्ति ने कहा। पंक्ति, मुझे इनके पास से तुम्हारी एक फ़ोटो मिली है, फातिमा ने कहा और एक फ़ोटो दिखाई। ये तो मेरी शादी की फ़ोटो है, लेकिन ये इनके पास क्या कर रही है? पंक्ति ने पूछा। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, किसी भी पल में इन्हें होश आ जाएगा, हम तभी इनसे पूछ लेंगे। मैंने रमन को कह दिया है कि ये अभी 2-3 दिन यहीं रहेंगे और मैंने ये इसलिए कहा है कि ताकि मैं अच्छे से जान सकूं कि ये तुमसे मिलने क्यों आ रहे थे, फातिमा ने कहा। आपको कैसे पता कि ये मुझसे मिलने आ रहे थे? पंक्ति ने कहा। रमन ने मुझे बताया कि ये किसी लड़की की तलाश में निकले थे। इनके पास तुम्हारी फ़ोटो है, इसका मतलब है तुमसे ही मिलने आ रहे थे, फातिमा ने कहा। ठीक है, तो हम इनके होश में आने का इंतज़ार करते हैं, फिर खुद पता चल जाएगा कि ये मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, पंक्ति ने कहा। सुबह के 6 बज रहे थे जब फातिमा उस आदमी को चेक करने के लिए कमरे में आती है तो देखती है कि वो होश में आ गए हैं और वो उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो फातिमा उसकी मदद करके उन्हें उठाती है। मैं यहाँ कैसे आया? उस व्यक्ति ने कहा। आपका कल एक्सीडेंट हो गया था और आपको यहाँ पर कल ही रमन नाम का एक लड़का लेकर आया था, फातिमा ने कहा। हाँ, याद आया मुझे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, उस आदमी ने कहा। लेकिन अभी आप कमज़ोर हैं, आप अभी नहीं जा सकते हैं, फातिमा ने कहा। अगर आज मैं नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं किसी की तलाश में हूँ और उसे मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उस आदमी ने कहा। और उसके बाद अपनी पैंट की पॉकेट में कुछ ढूंढने लगा। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए?
फातिमा ने पूछा। मेरे पास एक लड़की की फ़ोटो थी, मैं उसी की तलाश में हूँ। वो फ़ोटो कहाँ गई? उस आदमी ने घबराते हुए पूछा। कहीं ये वही फ़ोटो तो नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं? फातिमा ने पंक्ति की वो फ़ोटो दिखाकर उनसे पूछा। हाँ, ये तो वही फ़ोटो है। मैं इसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ और इसे ढूंढने के लिए मुझे जाना होगा, उस आदमी ने कहा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस लड़की को जानती हूँ, फातिमा ने कहा। क्या? सच में? तुम इसे जानती हो? मुझे खबर मिली थी कि वो इसी इलाके में कहीं रह रही है, इसलिए मैं यहाँ आया था। क्या तुम उसका पता बता सकती हो? उस आदमी ने कहा। वो इस वक्त यहीं है मेरे साथ, वो इसी घर में रहती है। मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ, फातिमा ने कहा, और उसके बाद वो पंक्ति को लेकर वहाँ आती है। तुम पंक्ति सिंह राठौड़ हो? उस आदमी ने पूछा। हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं, पंक्ति ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ पंक्ति। मेरा नाम देव सिंह रंधावा है और आर्या मेरी बेटी है, उस आदमी ने कहा। क्या आप आर्या के पापा हैं? पंक्ति ने हैरानी से कहा। ये आर्या तो वही लड़की है ना जिसकी वजह से वीर और तुम, फातिमा ने कहा। हाँ, मैं उसी आर्या का पिता हूँ जिसने वीर को तुमसे छीनने की कोशिश की है, मिस्टर रंधावा ने कहा। कोशिश? आर्या ने मुझसे मेरी पूरी दुनिया छीन ली है। उसने मुझसे वीर, मेरा पूरा परिवार, मेरी खुशियाँ, सब कुछ छीन लिया है, पंक्ति ने कहा। मैं सब कुछ जानता हूँ। बात यह है कि जब से आर्या उस परिवार में रहने गई है, तुम लोगों के साथ जब से वो रह रही है, तब से मेरे एक आदमी हर वक्त तुम्हारे पूरे परिवार की खबर मुझे आकर देता है। इसलिए मुझे शुरू से अंत तक हर एक बात पता है कि आर्या ने क्या क्या किया है, और मैं ही सब कुछ पहले से जानता था कि आर्या कुछ ऐसा ही करेगी, मिस्टर रंधावा ने कहा। जब आपको सब कुछ पता था तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? एक पिता का तो यही धर्म होता है ना कि वो अपने बच्चे को सही रास्ते पर लेकर चले, पंक्ति ने कहा। एक पिता का यही फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाएं, सही गलत का फ़र्क करना सिखाएं। लेकिन जब बच्चे ही अपने पिता को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो भला वो बेबस बाप कर भी क्या सकता है, मिस्टर रंधावा ने दुखी होकर कहा। आपका मतलब क्या है, फातिमा ने कहा। ये बात सच है कि आर्या मेरी बेटी है, लेकिन उसने मुझे अपना पिता भी सिर्फ इसलिए माना था ताकि एक दिन वो मुझसे मेरी प्रॉपर्टी और मेरा सब कुछ अपने नाम करा सके। बात दरअसल ये है कि आर्या पहले से जानती थी कि वीर मेरी कंपनी में काम करता है और वो पहले से ही वीर के लिए पागल थी। उसने मुझे बताया था कि वीर शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो वीर को हासिल करना चाहती है। मैंने उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी बात एक बार भी नहीं मानी। वीर की ज़िंदगी में जाने का उसके पास है एक ही रास्ता था और उसने उसी रास्ते पर चलना सही समझा। मुझसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा कर वो कंपनी के डायरेक्टर बन गई, इससे पहले कि वो और कोई चीज़ों पर मेरे सिग्नेचर ले पाती। मैं कुछ ज़रूरी काम के लिए लंदन चला गया और वह सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर बन के ही रह गई। जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मुझे लगा कि शायद आर्या इतना कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन जब भी मेरा आदमी आता मुझे आकर बताता था कि आर्या ने आज ये कर दिया है, तो मुझे खुद पर शर्म आती थी कि आर्या मेरी बेटी है। आखिर उसकी हरकतों से तंग आकर एक दिन मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया और वो मुझसे मिलने आई। फिर जब मैंने उसे समझाया कि वो गलत कर रही है, किसी की गृहस्थी बर्बाद कर रही है, तो वो मुझ पर ही चिल्लाने लगी और उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और तो और उसने मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया, बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती की, यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि मैं मर भी जाऊँगा तो भी वो मेरी लाश पर थूकने तक नहीं आएगी। मिस्टर रंधावा ने हल्के रूंधे स्वर में कहा तो पंक्ति उनके पास आकर उन्हें पानी पिलाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्या इतना गिर सकती है। अपने ही पिता के साथ ऐसा व्यवहार। मेरे साथ तो उसने जो किया शायद मैं माफ़ भी कर दूं, लेकिन उसने अपने पापा के साथ किया है, उसके लिए मैं शायद उसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, पंक्ति ने कहा। और फिर उसने मिस्टर रंधावा के आंसू पूछे। तुम कितनी अच्छी हो पंक्ति, काश तुम्हारा एक भी गुण भगवान ने आर्या में भी दे दिए होते। भगवान तेरी जैसी बेटी हर घर में दे। कुछ पुण्य ही किए होंगे तुम्हारे माँ बाप ने कि उन्हें ऐसी बेटी मिली। काश भगवान ने मेरी गोद में भी तुम्हारी जैसी बेटी डाली होती, मिस्टर रंधावा ने पंक्ति के सर पर हाथ रखकर कहा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज से मैं आपकी बेटी ही हूँ, ऐसा समझ लीजिए, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। मैं तो तुम्हें बेटी ही मानता हूँ पंक्ति, लेकिन
अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो मेरी इस बेटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, मिस्टर रंधावा ने कहा। क्या मतलब? फातिमा ने कहा। क्या हुआ है अंकल, सब ठीक तो है ना? पंक्ति ने पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है मेरी बच्ची। आर्या जब अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है और उसके और वीर की शादी 4 दिन बाद तय हो चुकी है। कल से ही वहाँ सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे और फिर आज से ठीक 4 दिन के बाद ही वीर और आर्या की शादी है। मिस्टर रंधावा ने कहा तो पंक्ति और फातिमा की तो होश ही उड़ गए। पंक्ति को तो जैसे सदमा लगा। ये क्या कह रहे हैं आप? वीर दूसरी शादी कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा वीर ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पंक्ति ने हल्का रोते हुए कहा। लेकिन ऐसा हो रहा है पंक्ति, और इस शादी को सिर्फ तुम रोक सकती हो। मैं इस बार अपनी बेटी से एक और पाप नहीं होने दे सकता हूँ, मिस्टर रंधावा ने कहा। या अल्लाह, यहाँ पंक्ति प्रेग्नेंट है और वीर दूसरी शादी कर रहा है। ये तेरा कैसा इंसाफ है परवरदिगार? फातिमा ने कहा। क्या पंक्ति, तुम माँ बनने वाली हो? मिस्टर रंधावा ने हैरानी से पूछा। हाँ, फातिमा ने कहा। तुम्हें शादी रोकना ही होगा पंक्ति, तुम्हें उस घर में वापस जाना ही होगा। अपने होने वाले बच्चे के लिए तुम्हें ये करना ही होगा, मिस्टर रंधावा ने कहा। मुझे लगता है कि मिस्टर रंधावा बिल्कुल सही कह रहे हैं पंक्ति। बिना पिता के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो तकलीफ मैंने झेली है वही तुम भी झेलो। मुझे भी लगता है कि तुम्हें भी शादी रोक कर वीर की ज़िंदगी में वापस जाना ही होगा, फातिमा ने कहा। मुझे वीर से कभी उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया है वीर, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, पंक्ति ने रोते हुए कहा। हौसला रखो पंक्ति, अभी तो तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है और बहुत ही मजबूत बनना है। तुम्हें इस लड़ाई में जीतना ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को लग रहा है कि मैं क्यों पंक्ति की मदद करना चाहता हूँ। अपनी बेटी की साइड ना लेकर मैं पंक्ति की साइड क्यों ले रहा हूँ, इसका सिर्फ एक कारण है और वो ये है कि मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मेरी बेटी ने तो गलत किया है, लेकिन मैं अब उस गलत को सही कर लूँगा। इसमें मेरा साथ सिर्फ तुम दे सकती हो पंक्ति। आर्या को अब और कुछ मत करने दो। वीर को अपने पास वापस लेकर आओ अपने इस बच्चे के लिए, मिस्टर रंधावा ने कहा। आप सही कह रहे हैं, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, लेकिन उसके लिए मेरा उस घर में जाना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ आर्या या कोई भी मुझे नहीं जाने देगा। मैं क्या करूँ, पंक्ति ने कहा। इसका मेरे पास एक उपाय है और यही इकलौता उपाय है, मिस्टर रंधावा ने कहा। यूं ही 3 दिन बीत जाते हैं। राठौर परिवार में वीर और आर्या की शादी की धूमधाम से तैयारियां चल रही थी। हल्दी और संगीत का फंक्शन हो चुका था। आज शाम को ही मेहंदी का फंक्शन था और कल शादी तय हुई थी। आर्या तो मारे खुशी के जैसे पागल ही हो रही थी। रूपा जी भी बहुत खुश थी। वीर तो ना चाहते हुए भी शादी के लिए तैयार था और शांति जी भी नहीं चाहती थी कि शादी हो। शाम के 6 बज रहे थे जब मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला था और सारे मेहमान आ चुके थे। वीर शांति जी के कमरे में जाता है। दादी, आपने बुलाया था क्या? वीर ने कहा। हाँ वीर, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, शांति जी ने कहा। क्या बात है दादी, आप परेशान लग रही हैं? वीर ने कहा। बात तो परेशानी की है ना वीर, तो ये शादी मत कर। इस घर की असली बहू तेरी पत्नी पंक्ति है, तुझे उसे वापस लाना होगा, शांति जी ने कहा। दादी, आप उस लड़की को यहाँ लाना चाहती हैं जिसने मुझे धोखा दिया है, वीर ने कहा। वीर, पंक्ति ने तुझे कोई धोखा नहीं दिया है। मैं ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ। पंक्ति ऐसी है ही नहीं कि वो किसी को धोखा दे। उल्टा मुझे तो गड़बड़ आर्या में लगती है, शांति जी ने कहा। आर्या में कोई गड़बड़ नहीं है दादी, दिक्कत पंक्ति में ही थी और वो घर से जा चुकी है। दादी, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। पंक्ति ने हम सबके सामने इतना अच्छा बनने का नाटक किया था, ना कि हम उस पर भरोसा करने लगे थे। आपके आंखों पर भी उसकी अच्छाई की वो पट्टी बंधी हुई है जो कभी मेरे और मम्मी के आंखों पर भी बंधी थी। लेकिन मैंने उसका जो रूप देखा है ना दादी, उसके बाद वो पट्टी हट गई और उसका असली रूप साफ साफ सबके सामने आ गया, वीर ने कहा। तुझे क्या लगता है ये बाल मैंने धूप में बैठकर सफ़ेद किए हैं? वीर, 70 वर्ष की हूँ मैं। तुझसे और तेरी माँ से ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने और तुम दोनों से ज़्यादा तजुर्बा है मेरा इंसान को पहचानने में। पिछले 1 महीने से मैं चुप थी क्योंकि मुझे लगा कि तुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त के साथ तो इस बात पर यकीन कर लेगा कि पंक्ति ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये बात तो हद से बाहर ही निकल रही है अब, शांति जी ने कहा।
नहीं दादी, इस बार मैंने जो देखा है वो सच है। आपसे ज़्यादा मैं पंक्ति से प्यार करता था और करता हूँ, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूँगा दादी। कोई वक्त इस घाव पर मरहम नहीं लगा सकता है, और इसीलिए अब मैं आर्या से शादी करूँगा, ताकि पंक्ति को भी पता चले कि मैं उसके बिना मर नहीं रहा हूँ, वीर ने कहा और वहाँ से चला गया। ये सब गलत हो रहा है, हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि ये शादी रुक जाए, वरना अनर्थ हो जाएगा, शांति जी ने कहा। वीर बाहर हाल में आता है, जहाँ पर मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। सारे गेस्ट पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक बहुत बड़ी सी उजले रंग की गाड़ी राठौड़ हाउस के सामने आकर रुकती है, और उसमें से पंक्ति बाहर आती है और सीधे अंदर आती है और सीधे हॉल में गई जहाँ फंक्शन चल रहा था। उसे और उसकी खूबसूरती को देखकर सारे मेहमान के तो होश ही उड़ गए थे। ग्रीन कलर की साड़ी जिसका प्लेटेड पल्लू लिया हुआ था और गोल्डन कलर की स्लीवलेस ब्लाउज में थी। चेहरे पे अच्छा खासा मेकअप, लंबे खुले स्ट्रेट ब्राउन कमर तक के बाल, गोल्डन कलर की हाई हील्स के साथ हाथ में एक पर्स लेकर खड़ी थी। वाह यार, ये कितनी खूबसूरत है, पार्टी के कुछ लोगों ने कहा। पंक्ति सच में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे देखते ही आर्या और रूपा जी बेहद हैरान हो गई थी और दोनों का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया था। तभी वीर और शांति जी वहाँ आए और वो दोनों भी पंक्ति को देखकर हैरान थे। शांति जी तो बहुत ज़्यादा खुश थी और वीर को तो पंक्ति पर से नज़र हटी नहीं रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, रूपा जी ने गुस्से में कहा, लेकिन पंक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? रूपा मम्मी तुमसे कुछ पूछ रही हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में वापस आने की? आर्या ने चिल्लाकर कहा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है आर्या, पंक्ति ने कहा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अभी के अभी निकलो यहाँ से, आर्या ने चिल्लाकर कहा। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों, जैसे कोई भूत देख लिया हो? तुम्हारे चेहरे पे तो अभी से पसीना आ रहा है। किस बात का डर है तुम्हें, मेरे यहाँ आने का या फिर अपने राज खुलने का? वैसे कैसा लगा आप लोगों को मेरा सरप्राइज़, और मैं कैसी लग रही हूँ? मेरा यह नया मेकओवर, नया स्टाइल, नया लुक। मम्मी जी, आप हमेशा मुझे साड़ी पहनने के लिए डांटती थी ना, अब तो मैं आपको अच्छी लग रही होंगी, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। तुम यहाँ क्यों आई हो? वीर ने कहा तो पंक्ति की नज़र उस पर गई और उसे देखते ही रह गई। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हम सब तुमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी के अभी निकल जाओ इस घर से, रूपा जी ने गुस्से में कहा। पता चला है मुझे कि इस घर में शादी होने वाली है, वीर और आर्या की, लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि कानून का नियम है कि पहली पत्नी की जिंदा होते हुए पति दूसरी शादी नहीं कर सकता है। तो सॉरी यार आर्या, तुम्हारे सपनों पर पानी फिर गया है। वीर तुमसे शादी नहीं कर पाएगा तब तक जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता, और मैं वीर को तलाक कभी दूंगी नहीं, तो तुम्हारी होने वाली शादी वैलिड नहीं होगी, इसलिए तुम तो वीर से शादी नहीं कर सकती हो, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, तो तुम यहाँ वीर पर हक जताने आई हो, मेरी और वीर की शादी रोकने आई हो, आर्या ने कहा। नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वीर शादी करें या ना करें, मैं तो यहाँ ये देखने आई हूँ कि आप लोग मेरे पैसे कैसे जला रहे हो। तुमने सही कहा, मैं यहाँ हक जताने तो आई हूँ, लेकिन वीर पर नहीं, इस घर पर, अपने पैसों पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे पैसे? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, या मैं ये लिख कहूँ कि पिछले 1 महीने पागल खाने में थी क्या? आर्या ने गुस्से में कहा। माइंड योर लैंग्वेज आर्या, किसी राह चलती लड़की से बात नहीं कर रही हो तुम, पंक्ति शर्मा से बात कर रही हो, इस पूरे घर की मालकिन से बात कर रही हो, पंक्ति ने हल्का चिल्लाकर कहा। ये घर, ये प्रॉपर्टी, इस घर के पैसे सब वीर का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, आर्या ने कहा। वीर का है नहीं, वीर का था, लेकिन अब मेरा है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ऐसा लगता है ना कि मैं वीर के लिए आई हूँ, तो वो इंसान गलत है। वीर से तो मेरा सारा प्यार, सारी उम्मीदें उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर अपनी ज़िंदगी से निकाला था। आज मैं यहाँ सिर्फ अपने पैसों के लिए आई हूँ, ना आप लोगों के प्यार के लिए, ना माफ़ी के लिए, ना ही किसी को प्यार करने के लिए। इसलिए मुझे किसी की शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पंक्ति ने कहा। हमें भी कोई तुम्हें प्यार करने का शौक़ नहीं है, हम में से कोई भी तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता है। और ये क्या बार बार पैसे पैसे कर रही हो? कोई भांग पी कर आई हो? रूपा जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, मैं तो पूरे होश में आई हूँ,
लेकिन अब आप सब लोगों के होश उड़ने वाले हैं। चलिए मैं आप लोगों को सारी बात अच्छे से समझाती हूँ। बात यह है कि मिस्टर देव सिंह रंधावा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी कंपनी, पूरा बिजनेस भी मेरे नाम कर दिया है और ये घर भी उनकी प्रॉपर्टी में आता है। तो ये हुई ना मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा घर। पंक्ति ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पापा भला अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम क्यों करेंगे? उनकी अपनी बेटी है ये सब कुछ टेक ओवर करने के लिए। आर्या ने कहा, बेटी? तुमने उनके साथ कैसा सलूक किया है ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती होगी ना। और तुमने तो खुद ही उनसे कह दिया था कि तुम्हारे और उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो अब कैसी तुम उनकी बेटी हुई? पंक्ति ने कहा, पंक्ति ये सब नाटक बंद करो और प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। वीर ने कहा, मुझे कुछ भी कहने या मुझे ऑर्डर देने का हक तुम खो चुके हो वीर, इसलिए चुप रहो और मेरी बात सुनो। मिस्टर रंधावा ने ये सारी चीज़ें मेरे नाम कर दी है और सिर्फ यही नहीं, आर्या और वीर तुम दोनों को मैंने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी को छोड़कर तुम लोग नहीं जा सकते हो, वरना पूरे दिल्ली में तो क्या, तुम्हें पूरे इंडिया में भी तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। पंक्ति ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर कुछ भी बकवास करोगी और हम मान लेंगे? रूपा जी ने कहा, मैंने कब कहा कि आप लोग बिना किसी सबूत के मान जाइए? मैं आपको अभी सबूत देती हूँ मिस्टर कश्यप। पंक्ति ने कहा तो उसके बुलाने पर एक वकील वहाँ आया और साथ ही मिस्टर रंधावा भी आए, जिन्हें देखकर आर्या के होश उड़ गए थे। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।